Good morning, dear students. So beta, we are discussing about chapter number 2 constitutional design. Open your book. जहाँ से हमने कल छोड़ा था ओपन करो फटाफट. पेज नंबर 26. So beta, yesterday we discussed about the vision and dream. और हमने महात्मा गांधी और अंबेडकर के जो स्टेटमेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो हमने पढ़े थे. ठीक है. तो हमने पढ़ा महात्मा गांधी जी का जो विज़न था वो क्या था भाई, सबको इक्वलिटी होगी, मैन वुमेन सब इक्वल होंगे, नशा नहीं होगा, कोई लोग शराब नहीं पीते होंगे, ड्रग्स नहीं होगी, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सब मिलजुल के रहें, कोई गलत काम ना हो. ठीक है. इसके बाद हमने पढ़ा B.R. अम्बेडकर का स्टेटमेंट. वो क्या चाहते थे कि इक्वलिटी तो वो भी चाहते थे, बट उनको पता था इक्वलिटी एक्चुअल में नहीं आ पाएगी. हम पॉलिटिकल इक्वलिटी तो दे रहे हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के दम पे, बट लोग नहीं समझेंगे. लोग फिर भी वहाँ ग्राउंड लेवल पे जिससे जितना हो सकेगा वो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, इनइक्वलिटी होगी, वही SC BC अनटचेबल वाला सिस्टम चलता रहेगा. ठीक है. सो 26 पे बिल्कुल लास्ट. Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to Constituent Assembly at the stroke of midnight on 15th August 1947. तो अब हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू ने 15th अगस्त 1947 को जो अपनी स्पीच दी थी उस स्पीच में उन्होंने क्या कहा था. Long years ago we made a tryst with destiny. हमने बहुत साल पहले अपने डेस्टिनी से, अपने भाग्य से एक इंटरेक्शन किया था. एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज. अब वो टाइम आ गया है जब हमें अपनी कसम पूरी करने का टाइम आ गया है. ठीक है. क्योंकि वो हमेशा ही एक विज़न लेते थे, भाई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, आज़ादी मिलेगी, ये करेंगे, अपने लोगों को वो राइट देंगे, ये करेंगे. तो उन्होंने कहा वही जो हमने कस्में खाई थी या वादे जो लोगों से किए थे अब वो पूरा करने का जो वक्त है वो आ गया है. नॉट होली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली. भाई अगर पूरी नहीं तो काफ़ी हद तक तो हम करें, जितना हो सकते हैं उतना तो हम अपने वादे, अपनी कस्मों को पूरा करेंगे या करें. एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर. भाई ये आधी रात का समय, When the world sleep, जब सारी दुनिया सो रही होगी, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम. तो उस समय इंडिया जो है वो एक नई आज़ादी लेके आएगा. ठीक है. क्योंकि 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिला तो रात को ही चलती रही हमारी असेंबली की मीटिंग. ठीक है. क्योंकि आज़ादी का दिन था और वो बिल्कुल जैसे ही 12 बजे का घंटा बजा तारीख बदली, यानी कि नाउ वी आर इंडिपेंडेंट. तो उस समय उन्होंने वो भाषण दिया था. अ मोमेंट कम्स विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री. एक मोमेंट आते हैं जो कि हिस्ट्री में बहुत ही कम आते हैं, बहुत रेयर आते हैं. व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू. जब हम एक पुराना छोड़ के नए टाइम में आते हैं या कुछ पुराना छोड़ के नई चीज़ लेते हैं. ठीक है. व्हेन एन एज एंड्स. जब एक युग का अंत होता है, एक पुराना टाइम ख़त्म होता है. एंड व्हेन द सोल ऑफ नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड. जब एक किसी, अब जैसे ब्रिटिशर्स ने तो हमारी कंट्री को पूरा एक्सप्लॉइट किया, तो यही कह रहे हैं कि जब एक कंट्री की, एक देश की, एक राष्ट्र की आत्मा लॉन्ग सप्रेस्ड आत्मा को, एक जो कि एक लंबे टाइम से दबी हुई थी, फाइंड अ ट्रेंस, उसको अब उठने का, निकलने का मौका मिला है. ठीक है. इट इज़ फिटिंग दैट एट दिस सॉम मोमेंट वी टेक द प्लेज ऑफ डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ इंडिया. तो अभी एक जो सॉमन स्टेट है इंडिया का, यानी कि एक ऐसा इंडिया जिसके ऊपर कोई बाहरी कंट्री का, बाहरी पावर का कोई कंट्रोल नहीं होगा. ठीक है. तो हमें उस द प्लेज ऑफ डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ इंडिया, तो जो हमारी कसम है भारत की सेवा करने का, एंड हर पीपल एंड टू द स्टिल
लार्ज कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, और मानवता के लिए काम करने का, देश के लिए काम करने का, तो वो समय जो है अब आ चुका है। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फ्रीडम पावर जब आती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके आती है, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, और ये हमारी असेंबली पर एक जिम्मेदारी है। अ सॉवरिन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सॉवरिन पीपल ऑफ इंडिया, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये क्या एक सॉवरिन बॉडी है, यानी इसके ऊपर किसी अदर पावर का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो ये जो सॉवरिन बॉडी है रिप्रेजेंटिंग द सॉवरिन पीपल ऑफ इंडिया, ये इंडिया के सॉवरिन पीपल यानी संप्रभु लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ऐसे लोग जिनके ऊपर किसी बाहरी ताकत का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अब हमारे ऊपर कोई बाहरी पावर का कंट्रोल नहीं है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये पूरे इंडिया के ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। Before the birth of freedom we have endured all the pains of labor and our hearts are heavy with the memory of this sorrow, ठीक है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है उस समय जो मदर होती है उसको जो दर्द महसूस करना पड़ता है, वही टाइम है ये, यानी कि अभी हम लोग क्या है एक नए इंडिया में जन्म ले रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, हमारे बहुत सारे लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं जान की, ठीक है, हम उनके लिए बहुत दुखी हैं। सम ऑफ दोज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ एंड नेवरदलेस द पास्ट इज़ ओवर एंड इट इज़ द फ्यूचर दैट बेकन टू अस नाउ, पर ठीक है वो पास्ट था, अब आने वाला टाइम है और फिर हमें फ्यूचर की तरफ अब हमें देखना पड़ेगा। That future is not one of ease or resting, but अब ये टाइम बैठने का या रेस्ट करने का नहीं है, but of incessant striving so that we may fulfill the pledges we have so often taken। ये टाइम है अपने कस्में, अपने वायदे पूरे करने का जो हमने इस कंट्री के लिए खाई थी। And the one we shall take today, और जो हम आज भी कहने जा रहे हैं, जो अभी हम आज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफ़र। इंडिया की सर्विस करने का मतलब क्या है, उन लाखों लोगों के लिए सेवा करना जिन्होंने अब तक एक बहुत लंबा टाइम जो है वो झेला है, ठीक है, ऑपरेशन अत्याचारों का। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिसीज एंड इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यानी ये समय किसका है, एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, उन लोगों को गरीबी से बाहर लाने का, इग्नोरेंस अज्ञानता से बाहर लाने का, ठीक है, एंड इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि पहले क्या होता था सबके लिए मौके बराबर नहीं होते थे, सब तक हर सुविधाएं मौजूद नहीं थी, तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है हम सबको सारी सुविधाएं भी पहुंचाएं। The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe out every tear from every eye, और हमारे महानतम लोगों का विज़न था कि हम हर आँख से आंसू पहुँचे, यानी कि क्योंकि फ्रीडम जब मिला उस टाइम ब्रिटिशर्स ने एक बहुत ही रिप्रेसिव सा एनवायरनमेंट तैयार कर रखा था, बहुत लोगों को अत्याचार किया जाता था। तो वो क्या करें, अभी अब टाइम आ गया है कि अब किसी की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, कोई तंग नहीं होना चाहिए। That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over, ठीक है। हाँ, ये काम मुश्किल है, ऐसा भी हो सकता है हमारे कुछ चीज़ें हमारे बस से बाहर भी हों, बट जब तक लोगों की आंखों में आंसू है हमारा काम ख़त्म नहीं होगा, हमें लोगों के लिए काम करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किसकी स्टेटमेंट है, ये जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट हुआ है उसी टाइम उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में क्या बोला है, भाई हमें अब तो हमारा काम बल्कि बढ़ गया है, अब हमें अपनी कंट्री के लिए काम करना है, अपने लोगों के लिए काम करना है, नई नई पॉलिसी नई नई डिसीज़न लाने हैं, सबके लिए काम करना है, ठीक है। हमें जिन लोगों ने अब तक अत्याचार झेला उन सब लोगों के लिए काम करना है। अब उन्होंने बेटा अपनी स्पीच में ये तो नहीं बोला भाई हम उन कास्ट के लोगों के लिए विशेष ध्यान रखना है या फला कास्ट फला रिलीजन के लोगों को हमें कोई मतलब नहीं है वो मरे जी, नहीं। उन्होंने क्या कहा है, एवरी सिटीज़न, हर आदमी जो भारत में रहता है उन सब के लिए हम क्या करेंगे, काम करेंगे,
उनके प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेंगे, गरीबी ख़त्म करेंगे, ठीक है। यानी वो मेजर किस पे ध्यान दे रहे हैं, इक्वलिटी पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या थी, ये फिलॉसफी हमारे लीडर्स की और कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें ये 3 स्टेटमेंट हमने पढ़ी। अब आओ नेक्स्ट पेज पे 28, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो तो क्या था, अभी जो हमने पढ़े हैं वो था ड्रीम, विज़न ऑफ आवर लीडर्स। हमारे लीडर्स, हमारे जो इंडियन लीडर्स थे वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग क्या ड्रीम था, ठीक है। अब फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूज़ दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट, ठीक है। तो फिलोसफी क्या है, वही वैल्यूज़ जो जिन वैल्यूज़ ने हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को लीड किया, फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी। तो उन्हीं वैल्यूज़ ने जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को गाइड किया, वही हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का बेस भी बने। दीज वैल्यूज़ आर एम्बेडेड इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही वैल्यू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो हर आर्टिकल में आपको वो झलक मिलेगी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू। अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक शॉर्ट ब्रीफ स्टोरी से कहो या एक ब्रीफ डिटेल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उस जो वो एक बेसिक प्रिंसिपल का एक ब्रीफ है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं प्रियम्बल, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रियम्बल। हिंदी में कहा जाता है उद्देशिका। So this is called the preamble to the Constitution. American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a preamble. अब सबसे पहले जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका का ही था, तो जो अमेरिकन मॉडल है प्रियम्बल का, वही लगभग कंट्रीज यूज़ करती हैं। अब अमेरिका ने अपना प्रियम्बल क्या दिया, देखो यहाँ पे मेंशन है, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। भाई हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मोर परफेक्ट यूनियन, एक अच्छा संघ बनाने के लिए। अच्छा संघ मतलब क्या है, यूनाइटेड स्टेट कई छोटे छोटे राज्यों का एक ग्रुप है, ठीक है, एक एसोसिएशन, एक यूनियन है। इस्टेब्लिश जस्टिस, इंश्योर डोमेस्टिक ट्रैंक्विलिटी, प्रोवाइड फॉर द कॉमन डिफेंस, और सभी को हम सभी की सुरक्षा के लिए, प्रमोट द जनरल वेलफेयर, और आम जन के जनसाधारण के लिए की भलाई के लिए, एंड सिक्योर द ब्लेसिंग ऑफ लिबर्टी टू आवर सेल्व्स एंड आवर पोस्टेरिटी। और क्या है कि जो हमारी लिबर्टी है उसकी सिक्योर के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, ओके। So liberty to ourselves and our posterity to ordain and establish this constitution for the United States of America, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी उन्होंने किस वर्ड से शुरू किया था, उन्होंने शुरू किया था वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। उन्होंने ये वह लाइन क्यों बोली है, वी द पीपल ऑफ। ऐसे आप इंडियन प्रियम्बल देखोगे वहाँ पे भी यही लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसी बाहरी पावर ने नहीं दिया, किसी ने हमारे को नहीं दिया, लो भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसके तहत ही रहने, तो कौन नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जनता के बीच से ही गई थी, यानी एक तरह से इनडायरेक्टली वो जनता ने खुद बनाया है, इसीलिए वहाँ पे ये लाइन यूज़ होता है, वी द पीपल ऑफ यूएसए या वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जिस कंट्री ने झेला होता है उसको मेंशन किया जाता है। जैसे अगली जो प्रियम्बल है वो साउथ अफ्रीका की है, वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रिकग्नाइज द इनजस्टिस ऑफ आवर पास्ट। भाई हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हैं भाई, क्योंकि उनके साथ जो वहाँ की वाइट गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे वो।
ऑनर दोज हु सफर्ड फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम इन आवर लैंड, ठीक है, और उन लोगों को सम्मान करते हैं जिन्होंने इस कंट्री के लिए लड़ाई, ठीक है, और जिन्होंने इस कंट्री के आज़ादी के लिए काम किया। रिस्पेक्ट दोज हु हैव वर्क टू बिल्ड एंड डेवलप आवर कंट्री, और हम उन लोगों का भी रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं जिन लोगों ने इस कंट्री के बनाने के लिए, उसके डेवलप के लिए काम किया। एंड बिलीव द साउथ अफ्रीका बिलोंग टू ऑल हु लिव इन इट, और ऐसा विश्वास करते हैं कि ये कंट्री उन सब के लिए जो यहाँ पे रहते हैं। यूनाइटेड इन आवर लिबर्टी, ठीक है, क्लियर। तो क्या बोलते हैं, यूनाइटेड इन आवर डाइवर्सिटी, और वो जो उनकी डाइवर्सिटी है उसमें भी वो आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो वी देयरफॉर थ्रू आवर फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द रिपब्लिक सो एज टू, तो उन्होंने क्या किया आगे, और वो सारे प्रोविज़न, वो सारी बातें इसमें मेंशन की हैं जो कि उन्होंने अपने कंट्री में अडॉप्ट किए। इक्वलिटी, उन्होंने किसी तरह का कोई, अब वो गोरे काले का भेद नहीं करना चाहते थे, तो वो सारी बातें। तो हम साउथ अफ्रीका ने इंडिया की जो प्रेम्बल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं मेनली, ठीक है। मेन तो क्या है, प्रेम्बल जो होती है वो वहाँ के एक बेसिक फिनोमिना को दिखाती है। अब आप देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फिनोमिना आते हैं। सो लेट अस रीड द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स कीवर्ड। तो अब आप देखो जो यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेन वर्ड दिए हैं, की वर्ड्स दिए हैं, उनके मीनिंग क्या है, ठीक है। द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी, एक ऐसा लगता है जैसे डेमोक्रेसी पे एक पोएम हो। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ड, ये पूरी वो फिलोसफी दिखाता है जिस फिलोसफी पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है। जो चीज़ें बेसिकली हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली हैं उनका एक शॉर्ट है ये। It provides a standard to examine and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad. It is the soul of Indian Constitution. ये क्या है, यानी कि प्रीएम्बल को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की आत्मा कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बिल्कुल पिक्चर दिखाता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन है एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो आप देखो क्या कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी प्रेम्बल में क्या क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मीनिंग क्या है, देखो आपको साइडों में 10 बॉक्सेस भी बने हुए हैं, तो आप लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर बॉक्स है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस बात का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया वी द पीपल ऑफ इंडिया हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, और वो असेंबली कहाँ से, वो लोगों से के बीच से ही गए थे वो लोग, वेदर इनडायरेक्टली उनको चुना गया था, पर वो थे सब इलाकों के ही, इंडिया के हर इलाके से बंदे थे उसके अंदर, ठीक है। तो पहले एक बार मैं आपको पूरे प्रेम्बल पढ़ते हैं, फिर उसके मीनिंग्स देखते हैं मेन वर्ड्स के। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Okay, in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, ठीक है। अब इसमें मीनिंग क्या है, आप देखो क्या कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब उन्होंने इसमें क्या वर्ड यूज़ किया है, मेनली
हम भारत के लोग। और मैंने आपको मीनिंग बताया कि हम भारत के लोग इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को किसने ड्रॉ किया था? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ किया था एक कमेटी ने, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या बोला है, वो कहते हैं कि हम भारत को एक सोवरीन का मीनिंग बताता हूँ आपको मैं पहले। सोवरीन कहा जाता है जिसके ऊपर कोई अदर पावर कंट्रोल नहीं करती, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक पूरी तरह से सोवरीन यानी कि संप्रभु, जिस सोवरीन का मतलब जिसके ऊपर कोई आउटर पावर का कंट्रोल नहीं है, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, ठीक है। सोशलिस्ट यानी समाजवादी का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट जो होगा वो हम उसकी कोशिश रहेगी कि वो सारी सोसाइटी को उसका प्रॉफिट मिले, ठीक है। क्योंकि रिसोर्सेज सिर्फ कुछ लोगों के नहीं होते बल्कि सारी सोसाइटी के लिए होते हैं। तो हम इंडिया में एक सोशलिस्ट पैटर्न यूज़ करेंगे। सेक्युलर क्या होगा कि इंडिया सभी रिलीजन का मान सम्मान करेगा, सब रिलीजन को इक्वल वैल्यू देगा। इंडिया में कोई भी एक स्टेट रिलीजन नहीं होगा, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, सबके लिए वैल्यू जो रहेगी रिलीजन की वो इक्वल रहेगी, ओके। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, उसका मतलब हो गया कि एक ऐसा कंट्री जहाँ की जो गवर्नमेंट होगी, जो पावर होगी वो जनता से ही चुन के आएगी, यानी लोग ही अपने बीच से मेंबर्स को चुनेंगे और वो चुने हुए लोग ही क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे, यानी कोई आउटर पावर हम पर रूल नहीं करेगी, ठीक है। तो वो यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक पूरी तरह से सोवरीन एंड सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने की ओर हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और क्या बोलते हैं कि इसके अलावा समस्त नागरिकों को, यानी कि सब नागरिकों के कुछ अधिकार हैं जिनको हम सिक्योर कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं। और वो अधिकार क्या क्या हैं? जस्टिस यानी कि न्याय, और न्याय भी कौन कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। यानी कि न्याय का मतलब यहाँ पे हो गया बराबरी, चाहे वो सोशल बेस पे, इकोनॉमिकल बेस पे या पॉलिटिकल बेस पे, यानी सबको न्याय मिलेगा, सब बराबर होंगे, किसी के साथ कोई ऊंचा नीचा या कोई ऐसी भेदभाव वाली स्थिति नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। इसके अलावा लिबर्टी ऑफ थॉट यानी कि सोचने की आज़ादी होगी, एक्सप्रेशन आपको कुछ कहने की आज़ादी होगी, बिलीफ आपके विश्वास या जो आप मानते हैं आपके मानने की आज़ादी होगी, फेथ एंड वर्शिप आपके पूजा पाठ करने की आज़ादी होगी, यानी आप हर तरह से आज़ाद होंगे, आप जो सोचना चाहें सोचें, करना चाहें करें, ठीक है। हाँ, बट वो गैर कानूनी तो ना हो, यानी कि किसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। एंड इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और इसके अलावा हम सभी के लिए अवसर की समानता दें, ठीक है, यानी कि सब इक्वल हों, सबके लिए अपॉर्चुनिटी इक्वल हो, ठीक है, किसी के लिए कोई प्रेफरेंस ना रखी गई हो। सो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, और इसके अलावा स्टेट यानी कि अब किसी कोई ऊंचा नीचा नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। सो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और अवसरों की समानता, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और इसके अलावा ये और सभी में इसके लिए प्रमोट भी किया जाएगा, ठीक है। सब लोगों को इसके बारे में, उसे प्राप्त करने के बारे में के रिगार्डिंग काम किया जाएगा। एंड फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। फ्रेटर्निटी होती है भाईचारा, ओके। तो इसके अलावा कंट्री का जो इंटीग्रिटी है, यूनिटी है, यानी कि कंट्री की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए लोगों को आपस में जोड़े रखना या भाईचारा बनाए रखा जाएगा,
ठीक है। तो भाईचारा बनाए रखने के लिए इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कि आज हम इस अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जो कि दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हम अपने आप को, इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, ठीक है। हेयर बाय अडॉप्ट, यानी कि किसी अडॉप्ट होता है किसी चीज़ को लेना, अडॉप्ट इनेक्ट लागू करना, एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूशन को देते हैं। यानी कि अब हम भारत के लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को मानेंगे, ठीक है। तो ये बातें उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई थी, ठीक है। तो आप देखो इसमें लगभग हर वो बात आ गई जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फंडामेंटल राइट में भी है। आपने फंडामेंटल राइट पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा टिपिकल ज़रूर है, बट एक बार ध्यान से समझ लो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो बेटा इस प्रेम्बल से आपको कुछ क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर में या तीन तीन नंबर में, जैसे मीनिंग ऑफ सॉवरेन का मीनिंग पूछ लिया, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मीनिंग पूछ लिया, ठीक है। या जैसे अभी मैंने आपको बताया एक साइड के, तो आपको मैंने बता दिया, ये जो साइड में आपको 10 बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं। जैसे लिबर्टी का मीनिंग दिया है, देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, ठीक है। यानी कि किसी के सोचने पे या कुछ कहने करने पे अनरीजनेबल, यानी कि एक देखो रीजनेबल रोक टोक तो होएगी। अब मान लो तुम किसी को गलत बोल दो, गाली दे दो या चाकू मार दो, वो ठीक है, तुम इतने भी आज़ाद नहीं हो, ठीक है। हाँ, रीजनेबल रोक टोक होगी, अनरीजनेबल नहीं, ठीक है। तो अनरीजनेबल रोक टोक नहीं होगी, इसी को क्या कहा जाता है, लिबर्टी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह नीचे फ्रेटर्निटी का मीनिंग है, व्हाट इज़ फ्रेटर्निटी, all of us should behave as if we are member of the same family, no one should treat a fellow citizen as inferior। तो फ्रेटर्निटी क्या होती है, भाईचारा, यानी हम अपने आप को सब एक फैमिली का मेंबर ही समझें, हम अपने किसी साथी को या अपने साथ रहने वाले लोगों को नीचा ना समझें, उन्हें घटिया ना समझें, ठीक है। तो ये क्या थी, ये थी प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको अच्छे से पढ़नी है, इसके ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये आपको लर्न करने हैं, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का जो लेक्चर है इसमें से मेन जो आपको पॉइंट लर्न करना है वो बस यही करना है, एक तो फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक ये क्वेश्चन है यहाँ से, और ये जो 10 बॉक्सेस हैं और प्रीएम्बल है, इसको आपने पढ़ना और समझना है, ठीक है भाई। तो आज का इतना ही काम है, बाकी हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।